नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन में यूरोपीय देशों के द्वारा चरणबद्ध तरीके से ढील दिए जाने की कोशिशों के तहत स्पेन ने 6 हफ्ते के बाद पहली बार बच्चों को बाहर जाकर खेलने की अनुमति दी गई है। इस बीच अमेरिकी गवर्नर अपने अपने राज्यों में अपने तरीके से बंद में ढील देने के लिए कदम उठा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित न्यूयॉर्क और मिशिगन के गवर्नर्स ने कम से कम मई के मध्य तक बंद लागू रखने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिकी यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना से दुनिया भर में 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और 29 लाख लोग संक्रमित हैं। और अब बात करते हैं क्यूबा की। जी हां, आपको बता दें कि क्यूबा के 200 से ज्यादा डॉक्टर्स और नर्सेज आज दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। महामारी की शुरुआत के बाद क्यूबा ने कई देशों में मेडिकल टीमें भेजकर उनकी सहायता की है। यहां की सरकार ने अब तक इटली, मैक्सिको, अंगोला, जमैका समेत 22 देशों में स्वास्थ्य कर्मियों को भेजा है। इसमें तकरीबन 1200 डॉक्टर्स और नर्सेज शामिल हैं। देश में अब तक 1370 संक्रमित हैं, जबकि 54 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि विश्व में क्यूबा एक ऐसा देश है जिसके डॉक्टर और नर्स कोरोना संकट में बड़े बड़े देशों की सहायता कर रहे हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के दौर में एक बार फिर से इमरान खान को हटाकर सेना की सत्ता संभालने की खबरें लगातार आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन के फैसले पर इमरान सरकार की देरी की वजह से पाकिस्तान में कोरोना की स्थिति बिगड़ गई है। यही नहीं, महामारी से निपटने में सरकार की नाकामी नजर आ रही है। सेना को आगे आना पड़ रहा है। इससे जाहिर हो रहा है कि सेना का यकीन इमरान खान से हटा है। और वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,06,990 लोगों की मौत हो चुकी है। 29,94,731 संक्रमित हैं जो कि अब ठीक हो चुके हैं, जबकि 8 लाख से ज्यादा लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य को जिस तरह से ठीक प्रकार से देखा गया उसके बाद उनकी हालत ठीक है। संक्रमण से ठीक होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहली बार डाउनिंग स्ट्रीट पर नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि देश से लॉकडाउन फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। लोगों का बलिदान ऐसे ही बेकार नहीं किया जाएगा। वहीं जॉनसन के एक सहयोगी ने बताया है कि देश में लॉकडाउन 7 मई तक लगा है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहें तो इस प्रतिबंध में पहले ही बदलाव या कोई नई घोषणा कर सकते हैं। खबरों के अनुसार अगर कोरोना की रोकथाम में लगे विशेषज्ञों ने सहमति दी तो जॉनसन लॉकडाउन में ढील दे सकते हैं। वो कोरोना से उबरने के बाद आज से अपने काम पर लौट आए हैं। देश में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,52,840 लोग संक्रमित हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोरोना की इस जंग में पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर अहम भूमिका निभा रही हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए एक वीडियो जारी किया गया। आप भी देखिए। हमें ठहरना जचा नहीं। देश पर जब भी संकट के बादल घिरते हैं, देश के जवान एक सुरक्षा ढाल बनकर हर आपदा के सामने खड़े हो जाते हैं। ये शूरवीर कोविड-19 के खिलाफ जंग में भी अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। चाहे क्वारंटीन सेंटर्स के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो या लॉकडाउन का पूरी मुस्तैदी के साथ पालन कराना हो, अपना हर फर्ज पूरी शिद्दत के साथ ये कर्मवीर निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर सुरक्षाकर्मी, जवान, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान राष्ट्र सेवा में जुट गए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क की जरूरत हर जगह पड़ रही है। ये जनसेवक न केवल खुद मास्क मुहैया करा रहे हैं, बल्कि कई जगह तो खुद पुलिसकर्मी इन्हें बना रहे हैं। न केवल जरूरी चीजें मुहैया कराने में और सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद बनाने में इन पुलिसकर्मियों और जवानों ने मिसाल पेश की है, बल्कि उससे भी एक कदम आगे जाकर कई पुलिसकर्मी इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। फिर वो चाहे लॉकडाउन में किसी मासूम बच्चे के लिए जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भेजना हो या फिर गीत गाकर लोगों की हौसला अफजाई करनी हो।
तो आपने देखा किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई और जिस तरह से ये वीडियो जारी किया गया है उसके बाद जवानों का मनोबल ज़रूर बढ़ता हुआ नजर आएगा, पुलिस बल का मनोबल ज़रूर बढ़ेगा। और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि कोरोना को लेकर मंत्रालयों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरोना और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार किस प्रकार से किया जाएगा और तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ बातचीत की गई। आइए आपको दिखाते हैं। आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है। 26 अप्रैल तक देश में लगभग 80% से अधिक गेहूं की खेती की कटाई हो चुकी है। 2000 से अधिक मुख्य मंडियां यानी 80% मंडियों का संचालन प्रारंभ हो गया है। दाल और तिलहन की खरीद जारी है। किसान रथ ऐप ने कृषक और व्यापारियों के बीच लॉकडाउन के दौरान खरीद एवं बिक्री को सरल कर दिया है। 80,000 से अधिक कृषक और 70,000 से अधिक व्यापारी किसान रथ ऐप पर पंजीकृत हैं। मनरेगा के तहत भी कार्यों ने गति पाई है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन जैसे लार्ज कम्युनिटी असेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सर्वे के अनुसार लगभग 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 2,825 इकाइयां और इसके अलावा 350 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी क्रियाशील हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्यों से, ईंट भट्टों के संचालन से और सड़क परियोजनाओं इत्यादि के प्रारंभ होने से स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को फिर से रोजगार मिल रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों ने संबंधित राज्यों में पहुंचकर अपना काम शुरू कर दिया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी थे, सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी स्पेशलिस्ट थे। उनकी एक्सपर्टीज हम राज्यों के साथ शेयर करना चाह रहे थे, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कोविड-19 के नियंत्रण में सफलता पा सके। आज मैं 2 टीमों के फीडबैक के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी। पुणे में आईएमसीटी ने विस्तृत दौरे किए हैं। उन्होंने पिंपरी, चिंचवाड़, खरलवाड़ी और बारामती कंटेनमेंट जोन्स के साथ साथ प्रवासी मजदूरों के शेल्टर कैंप्स, सब्जी बाजार, पीडीएस की दुकानें, जिला परिषद का कंट्रोल रूम, नगर निगम का वॉर रूम, अस्पतालों इत्यादि का दौरा किया है। आईएमसीटी ने पाया कि पुणे में कोविड-19 का डबलिंग रेट 7 दिन है, जो बाकी देश की तुलना में थोड़ा सा देखें तो भारत में 1396 नए पॉजिटिव केस आए हैं, which takes our total confirmed cases to 27,892. 20,835 पीपल जो हैं वो एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले एक दिन में 381 पेशेंट्स आर फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल पर्सन्स हु हैव बीन क्योर्ड द नंबर बिकम 6,184। इसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट 22.17% हो चुका है। एंड द पॉजिटिव न्यूज़ इज कि हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेसिवली हमारे रिकवरी रेट में इजाफा हो रहा है, हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 16 डिस्ट्रिक्ट हैं देश के जहां पर कि पिछले 28 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में 3 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए हैं। अगर आप देखें 24 अप्रैल से अब तक में, वह है गोंदिया महाराष्ट्र में, देवनगिरी कर्नाटक में, लखीसराय बिहार में। इसी के साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट पहले 28 दिन की, जिसमें कि पहले केस आए लेकिन 28 दिन से केसेस नहीं आए थे, इससे पहले रिपोर्ट हुई, उनमें से 2 डिस्ट्रिक्ट में नए फ्रेश केसेस भी आए हैं। वह है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में और एसपीएस डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलोअप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने
राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि वह सजग रहें, सचेत रहें। रेड जोन और ऑरेंज जोन में पड़ने वाले सभी जिलों में सख्ती रखते हुए चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इसको ब्रेक किया जाए। ग्रीन जोन में जिला एडमिनिस्ट्रेशन सर्विलेंस पर फोकस रखते हुए अलर्ट रहे ताकि उस जिले में यह संकट प्रवेश न करे। कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान। तो सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुना। और वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। उसको इंपोर्ट किया, उसने एक और कंपनी को जो बीच में थी उसको ये 5 लाख टेस्ट किट्स 21 करोड़ रुपए की बेची। तो उसने 7.5 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। और उस कंपनी ने आगे वो टेस्ट किट्स ICMR को 30 करोड़ में सप्लाई की। इसका मतलब दूसरी कंपनी ने भी 9 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। तो कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन में से ये 2 कंपनियों ने मिलकर 18 करोड़ और 75 लाख रुपया इसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्बिट्राज लिया। तो मतलब 100% से भी ज्यादा मुनाफा ये कंपनियां ICMR को जो टेस्ट किट सप्लाई हो रही हैं उसमें कमा रही हैं। और जिस कंपनी ने चीन से ये किट्स को आयात किया, मैट्रिक्स लिमिटेड करके कंपनी का नाम है, मैट्रिक्स लैब, वही कंपनी तमिलनाडु सरकार को वही किट 400 रुपए में सप्लाई कर रही है। तो हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए और इस प्राकृतिक आपदा के समय, एपिडेमिक के समय, पैंडेमिक के समय ये जो मुनाफाखोरी हो रही है इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। और जितनी इंपोर्ट हुई है पिछले 1 महीने में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, उस सारी इंपोर्ट के जो सारे दस्तावेज हैं उनको तुरंत सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि किस रेट पे उस कंपनी ने इंपोर्ट किया है और किस रेट पे सरकारों ने वो चीज खरीदी है। क्योंकि समाज को भी ये पता लगना चाहिए कि ये कौन ऐसे लोग हैं जो इस महामारी के समय मुनाफाखोरी कर रहे हैं। और वहीं इन तमाम सवालों के जवाब दिए भारतीय जनता पार्टी के नेता शहनवाज हुसैन ने। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कम से कम कोरोना वायरस के दौर में इल्जाम तराशी से बचेंगे या नहीं बचेंगे। यहाँ सवाल है 130 करोड़ हिंदुस्तानी को बचाना। एक तरफ कहते हैं कि कोरोना का किट मंगाइए, उसकी ज्यादा टेस्टिंग कीजिए, और जब कोरोना का किट मंगाया जाता है तो उसके बारे में तरह तरह के आरोप गढ़ने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को कोरोना पर इस तरह की ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए, ये देश देख रहा है। और वहीं आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगा रही है तो बिल्कुल आधारहीन इल्जाम लगाने का साहस कैसे करेगी वो, जब तक उसके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं होगा। अब जो आरोप लगा रहे हैं उसको साबित करने का कोई आधार उनके पास नहीं होगा,
तब तक जो है इस तरह का आरोप हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो है लगा सकती है। इसलिए सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार इसके बारे में स्पष्टीकरण दे। इस तरह का जो भी आइटम है उसका एक फिक्स प्राइस होता है और हमको लगता है कि दुनिया इतनी नज़दीक आ गई है, कम्युनिकेशन का इतना ज़बरदस्त जरिया हो गया है, किस चीज़ का क्या रेट है ये छुपता कहाँ है। इसलिए कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें सरकार का दायित्व बनता है, उनके अपने क्रेडिबिलिटी के लिए, विश्वसनीयता के लिए ये आवश्यक है कि इसका वो माने विश्वसनीय ढंग से इसका जो असलियत है उसके बारे में जानकारी दे। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र लॉकडाउन से संबंधित कोई बदलाव करता है तो उनको कम से कम प्रदेश की सरकारों को इसके बारे में पहले से बताना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार अचानक नया सर्कुलर जारी कर रही है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ सलाह मशवरा जरूरी है। पहले उनको राज्यों से उनकी स्थिति के बारे में पूछना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि एक दिन गृह मंत्रालय कहता है कि राज्य सरकारें सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराएं, किसी तरह की ढील ना दी जाए। फिर दूसरे सर्कुलर में कहा जाता है कि सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी जा रही है। क्या ये दोनों बातें मुमकिन हैं? और जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। प्रधानमंत्री मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और साथ ही वहां पर की गई बैठक को लेकर केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री का ये चौथा प्रयास है जब उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते हुए असर को रोकने, लॉकआउट को सही समय पर खोलने आदि गंभीर विषयों पर चर्चा की है। हमें प्रसन्नता है कि सामूहिकता बनी रहेगी। कांग्रेस की है कि पिछले कुछ महीनों में कोरोना के बाद से जितने भी सामान बाहर से आए हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए, क्योंकि मुनाफाखोरी हो रही है। कांग्रेस पार्टी को राहत शिविर लगाने चाहिए, उनको जन जागरण करना चाहिए ताकि वायरस का असर कम हो सके। सैद्धांतिक सवाल उठाने के लिए लॉकआउट के बाद वो प्रयास करेंगे तो उनको बड़ा समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री सिंबल ऑफ सिविलाइज सोसाइटी हो जाएगा। मास्क स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एक नया मानक बनकर के उभरा है और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मोहन भागवत, एक कम्युनिटी को किसी चीज के लिए पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, कुछ लोग और गलत करते हैं। संघ प्रमुख का वक्तव्य स्वागत योग्य है, जिसमें उन्होंने समय समय पर धार्मिक भेदभाव के आधार पर कुछ हुई गलतफहमियां और उससे उत्पन्न परिस्थितियों को उन्होंने ठीक से संयमित करने का प्रयास किया। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने राशन वितरण समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। पिछले 2 चरणों में जो खाद्यान्न बांटा गया है, व्यापक रूप से उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, लोगों ने प्राप्त किया है और ऐसे लोग जिनके राशन कार्ड थे उनसे वेरिफिकेशन भी कराया गया तो पाया गया कि सभी जगह अलग अलग स्थानों पर राशन वितरित हुआ है। जहां कहीं कोई शिकायत थी उस शिकायत का समाधान भी कर दिया कि हर जनपद के क्वारंटाइन सेंटर जो है उनको जियो टैग तो कर ही दिया जाए। हर जनपद में कम से कम 15 से 25 हजार की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बना दिए जाए। फिर से नोट कर लीजिए, हर जनपद में 15 से 25 हजार लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, यानी लगभग 10 से 15 लाख से अधिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की क्षमता बनाने का निर्देश उन्होंने कल और परसों हरियाणा से हमारी बसेज आई थी
और हरियाणा से परसों सीधे जनपद स्तर पर बसें गई थी और कल जो बसें हमारी आई हैं वो बॉर्डर के 5 स्थानों पर आई हैं। सहारनपुर के बॉर्डर पर 74 बस आई, शामली के बॉर्डर पर 55 बस आए, बागपत के बॉर्डर पर 47 बसें आई, मथुरा के बॉर्डर पर 63 बसें आई, बुलंदशहर के बॉर्डर पर 89 बसें आई, 328 बसें कल आई हैं और कल 9,992 लोग जो है आए हैं हमारे प्रदेश में और 9,992 ये सब श्रमिक है जो क्वारंटाइन में थे, जिनका मेडिकल टेस्ट हो गया है। कतिपय जगह पर ये इनपुट जो है क्लैरिफाई कर दिया गया, एक एक श्रमिक का मेडिकल टेस्ट है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में ऐसा कुछ खबर चली थी वो गलत है, मथुरा से जो खबर चली थी वो गलत है और ऐसे में इन सभी लोगों को जनपद स्तर पर भेजने के लिए 349 बसों को यूपीएसआरटीसी की बसों से इनको भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को जवाब देते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली से हरियाणा में किसी भी प्रकार से कोरोना नहीं फैल रहा है। साथ ही उन्होंने प्रवासियों को क्वारंटीन टाइम के बाद भी रोकने को लेकर अपना बयान दिया है। देखिएगा, हरियाणा जो बॉर्डर पे सोनीपत हैं या गुड़गांव हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लोग रहते हैं, तो एनसीआर में जैसे लोग आते जाते हैं काफ़ी, बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली में काम करते हैं, वहाँ रहते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं, तो वाइस वर्सा है। और ऐसा कभी भी नहीं माना गया कि भाई जो दिल्ली से थोड़ा बाहर रहता है कि वो दिल्ली में काम नहीं कर सकता। सबको पता है कि भाई काम दिल्ली में करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे दिल्ली से बाहर गुड़गांव में काम करते हैं, रहते दिल्ली में हैं, तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आप काम करने गए इसलिए, तो वो रहने वाले तो वहीं के हैं ना, रह तो वहीं से रहे हैं, तो उससे दिल्ली काम करने आते हैं। लेकिन ये सीधे तौर पे कहा गया है कि क्योंकि दिल्ली में काम करते हैं और हरियाणा में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकार के विभागों में भी काम करते हैं, तो उन्हें वहीं रुकने के इंतजाम केजरीवाल सरकार करे, ऐसा कहा गया हरियाणा की तरफ से। एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में पहुंच रहा है कोरोना। ये कहना ठीक नहीं है, इस विवाद में ज्यादा नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो दिल्ली से बाहर के हैं उनको 3 तारीख तो रुकना ही पड़ेगा ना। अब 3 तारीख से पहले कैसे छोड़ देंगे उनको? अब तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं कि उनको रख लिया। अब हम उनको कहते हैं आप जाओ, तो कहाँ सड़क पे सोएंगे फिर वो? अगले ऑन द रोड। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिन लोगों का दिल्ली में रहने का घर नहीं है, जो देश के दूसरे हिस्सों से आए हैं, कहीं और से आए हुए हैं, तो उनको रहने की जगह तो देनी पड़ेगी ना। हम उनको वहाँ पर रख रहे हैं, खाने का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया। 3 तारीख तक तो हमारी जिम्मेदारी है ही। और वहीं दिल्ली पुलिस ने सोमवार को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने कोरोना हेलमेट पहनकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया। देखिए, गवर्नमेंट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स का प्रचार किया है और लोगों को इसके लिए अनुरोध किया है कि वो इसके बारे में जागरूकता रखें और जो नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनका पालन करें। इसी की एक कड़ी के तहत द्वारका जिला पुलिस ने ये 4 वॉलंटियर्स को लिया है और कुछ हेलमेट्स हैं जिनको हमने मॉडिफाई कराया और उनको कोरोना का एक प्रतिरूप दिया है और उन हेलमेट्स को पहन के हमने सड़कों पर इनको उतारा है। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता रहे। इन प्रतिरूप को देखने से लोगों के दिलो दिमाग में इसकी छवि परमानेंट बन जाती है। हो सकता है ऑडियो विजुअल से उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन जैसे ही ये सड़क पर आते हैं, उन लोगों को समझाते हैं, रोक के समझाते हैं, तो उसका एक परमानेंट एक जो छवि है उनके दिमाग में बन जाती है कि ये वायरस निश्चित रूप से कितना खतरा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।